आज की तारीख है शुक्रवार 13 फरवरी 2026। एक तरफ तो वैलेंटाइंस वीक का माहौल है और दूसरी तरफ आज फ्राइडे द 13th भी है। तो प्यार और डर दोनों का एक अजीब सा संगम है आज। और सबसे पहले मैं चार्टर्ड और शी सिंह का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने इतने दिलचस्प और सामयिक विषय को इस चर्चा के लिए चुना। बिल्कुल, ये एक बेहतरीन विषय है और आज के माहौल से तो एकदम मेल खाता है। बाजार में जब इतना डर और इतने मौके एक साथ मौजूद हों, तो विश्लेषण करने का इससे बेहतर समय हो ही नहीं सकता। सही कहा। और आज का हमारा थीम भी लाल है, लेकिन ये वैलेंटाइंस वाला नहीं, बल्कि बाजार की स्क्रीन वाला लाल रंग है। इस हफ्ते भारतीय आईटी सेक्टर में जो जबरदस्त बिकवाली हुई है, उसे देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। हमारे सामने कई स्रोत हैं, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हैं, तकनीकी चार्ट्स हैं और डेरिवेटिव डेटा भी है। और आज हमारा मिशन है इस पूरी उथल-पुथल के पीछे की कहानी को समझना। और ये क्लासिक केस है जहां दो बिल्कुल अलग-अलग कहानियां एक साथ चल रही हैं। एक कहानी जो सब देख और सुन रहे हैं और दूसरी कहानी जो वो डेटा के अंदर छिपी हुई है। बिल्कुल। एक तरफ एंथ्रोपिक एआई शॉक और अमेरिकी वीजा फीस बढ़ने की खबरों से डर का माहौल है। इसी वजह से निफ्टी आईटी इंडेक्स लगभग 5% लुढ़क गया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ स्मार्ट मनी मतलब बड़े संस्थागत निवेशक इस डर का फायदा उठाकर कुछ चुनिंदा स्टॉक्स में चुपचाप खरीदारी कर रहे हैं। तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस पूरी कहानी के पीछे आखिर चल क्या रहा है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि बाजार इतना डरावा क्यों है। इस 5% की गिरावट के पीछे की मुख्य वजह क्या है? पहली वजह तो है ये एंथ्रोपिक एआई शॉक। सुनने में काफी भारी भरकम लगता है, लेकिन असल में इसका मतलब क्या है? मतलब देखिए, सीधी सी बात है। अब तक हमें लगता था कि एआई सिर्फ रूटीन काम ही कर सकता है, लेकिन हाल ही में एंथ्रोपिक जैसी कंपनियों ने जो दिखाया है, उससे ये डर पैदा हो गया है कि एडवांस्ड एआई अब प्रोफेशनल काम भी कर सकता है, जैसे कोडिंग, टेस्टिंग, यहां तक कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी। अच्छा, मतलब जो कोर आईटी सर्विसेज का काम है वो भी ऑटोमेट हो सकता है। हाँ, और जब एआई ही ये सब काम करने लगेगा, तो डर तो होगा ही कि कहीं आईटी नौकरियों पर कैंची ना चल जाए। ये एक दूर का डर है, लेकिन बाजार पर इसका असर तुरंत हुआ है। और दूसरी वजह तो और भी सीधी और तात्कालिक लगती है। अमेरिका में H1B वीजा फीस में बढ़ोतरी। बिल्कुल, ये तो आईटी कंपनियों की जेब पर सीधा हमला है। हमारा आईटी बिजनेस मॉडल काफी हद तक इसी वीजा पर निर्भर करता है। फीस बढ़ने का मतलब है मार्जिन पर सीधा दबाव। तो एक तरफ भविष्य की नौकरियों का डर और दूसरी तरफ आज के मुनाफे पर चोट। इन दोनों ने मिलकर एक परफेक्ट स्टॉर्म बना दिया है, जिसे देखकर रिटेल निवेशक घबरा रहे हैं। तो ये तो हुई डर की कहानी जो हर न्यूज़ चैनल पर चल रही है। लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा था, एक और कहानी भी है जो इन हेडलाइंस के पीछे चल रही है। हाँ, और यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। हम इसे वित्तीय बाजारों में डिसलोकेशन फेज कहते हैं। ये एक ऐसी स्थिति है जब बाजार का सेंटिमेंट और कंपनियों के वास्तविक फंडामेंटल्स के बीच एक बड़ा गैप आ जाता है। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे। इसे ऐसे समझिए कि बाजार बहुत तेज और डरावना संगीत सुन रहा है, मतलब हेडलाइंस, लेकिन वो कंपनी के दिल की धड़कन को, यानी उसके कैश फ्लो और बैलेंस शीट को नजरअंदाज कर रहा है, जो अभी भी स्थिर और मजबूत है। तो ये हमारी आज की चर्चा का केंद्र है। आम निवेशक उस डरावने संगीत पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, जबकि बड़े और संस्थागत निवेशक कंपनी की सेहत की जांच कर रहे हैं। वे इस शोर को नजरअंदाज करके ठोस फंडामेंटल्स पर ध्यान दे रहे हैं। और यही वो पॉइंट है जहां एक समझदार निवेशक के लिए अवसर पैदा होता है। जब बाजार डर के मारे अच्छी कंपनियों को भी कबाड़ के भाव पर बेचने लगे, तब असली खरीदारी का मौका बनता है। ठीक है, तो चलिए इस पर और गहराई से बात करते हैं और उन स्टॉक्स पर ध्यान देते हैं जहां ये स्मार्ट मनी अपना दांव लगा रही है। हमारी लिस्ट में पहला नाम है टेक महिंद्रा। जहां पूरा सेक्टर एआई के डर से कांप रहा है, वहीं टेक महिंद्रा की कहानी कुछ अलग ही लग रही है। मैंने कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स पर नजर डाली और मुझे ये देखकर हैरानी हुई कि इस भारी बिकवाली के बावजूद मोतीलाल ओसवाल जैसी फर्म्स इसे खरीदने की सलाह दे रही हैं, वो भी 2000 से 2350 तक के लक्ष्य के साथ। वे ऐसा क्या देख रहे हैं जो बाकी बाजार नहीं देख रहा? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। टेक महिंद्रा में कहानी बाहरी माहौल की नहीं, बल्कि कंपनी के अंदरूनी सुधार की है। यहाँ के सीईओ मोहित जोशी के नेतृत्व में एक प्रोजेक्ट फोर्टियस चल रहा है।
इसका मुख्य लक्ष्य कंपनी के मार्जिन को सुधारना है, जो लंबे समय से एक बड़ी चिंता का विषय था। और अब उसके नतीजे दिखने शुरू हो गए हैं। कंपनी वापस 15% ईबीटी मार्जिन की पटरी पर लौट रही है। मतलब बाजार जहां आईटी सेक्टर की मैक्रो समस्याओं को देख रहा है, वहीं बड़े निवेशक टेक महिंद्रा की अपनी माइक्रो कहानी पर दांव लगा रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ कहानी का सार ही बदल गया है। पहले टेक महिंद्रा को लेकर जो निराशावादी तर्क था वो ये था कि यह टेलीकॉम सेक्टर के उतार चढ़ाव से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है और इसके मार्जिन कम है। लेकिन अब जो आशावादी तर्क है वो मार्जिन नॉर्मलाइजेशन पर केंद्रित है। मार्जिन नॉर्मलाइजेशन मतलब ये कि अगर ये कंपनी सिर्फ इंडस्ट्री के औसत मार्जिन तक भी पहुंच जाती है तो स्टॉक को एक जबरदस्त री रेटिंग मिल सकती है। निवेशक अब इसे एक टर्न अराउंड कहानी के तौर पर देख रहे हैं, न कि एक धीमी गति से चलने वाली कंपनी के तौर पर। तो टेक महिंद्रा की कहानी तो अंदरूनी सुधार की है, लेकिन एक और दिलचस्प केस है LTIM का। ये कुछ समय पहले तक तो सबका पसंदीदा स्टॉक था, पर अब ऐसा लग रहा है जैसे अर्श से फर्श पर आ गया हो। 2024 का डार्लिंग स्टॉक 2025 के अंत तक आते आते बिकवाली का शिकार हो गया। ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे दो मुख्य वजहें थीं। पहली, मर्जर के बाद दोनों कंपनियों मतलब L&T इन्फोटेक और माइंडट्री के बीच तालमेल बिठाने में उम्मीद से ज्यादा मुश्किलें आईं। और दूसरी, इसका वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हो गया था। जब कोई स्टॉक इतना महंगा हो जाता है तो उसे छोटी सी बुरी खबर भी बहुत नीचे गिरा देती है, और वही हुआ। स्टॉक अपने ऊंचे स्तर से लगभग 12-15% तक गिर चुका है। और अब ये AI और वीजा वाला डर इस आग में घी का काम कर रहा है। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये एक डूबता हुआ जहाज है या फिर डिस्काउंट पर मिल रहा एक शानदार मौका? यही $1 मिलियन का सवाल है, और संस्थागत निवेशक इसका जवाब हाँ, ये एक मौका है में देते दिख रहे हैं। वे 5,200 रुपए के स्तर को एक क्या कहते हैं लक्ष्मण रेखा मान रहे हैं। इस हफ्ते की भारी गिरावट में भी इस स्तर के आसपास बड़ी खरीदारी देखी गई है। अच्छा, अगर स्टॉक इस स्तर के ऊपर बना रहता है तो ये एक मजबूत संकेत होगा कि बाजार अब मान चुका है कि मर्जर की नाकामी वाली कहानी पुरानी हो चुकी है। इसका औसत लक्ष्य मूल्य अभी भी 6,500 रुपए के आसपास है, जो बताता है कि लंबी अवधि के निवेशक इस गिरावट को खरीदारी का एक बेहतरीन मौका मान रहे हैं। तो LTIM एक गिरावट पर खरीदे वाला मामला लगता है, अगर आप कंपनी के भविष्य को लेकर आशावादी हैं। अब आते हैं उस स्टॉक पर जो शायद सबसे बड़ा कॉन्ट्रेरियन दांव है, विप्रो। ये लंबे समय से एक अंडर परफॉर्मर रहा है। जब भी विदेशी निवेशक बेचते हैं तो विप्रो अक्सर उनकी लिस्ट में सबसे ऊपर होता है। तो यहाँ ऐसा क्या है जो देखने लायक है? यहाँ एक बहुत ही शांत लेकिन महत्वपूर्ण बदलाव हो रहा है, जिसे हम हैंडओवर कहते हैं। अगर हम दिसंबर 2025 तिमाही के शेयर होल्डिंग डेटा को देखें तो विदेशी संस्थागत निवेशक मतलब FIIs अपनी हिस्सेदारी थोड़ी कम कर रहे हैं। वहीं घरेलू म्यूचुअल फंड यानी DIIs अपनी हिस्सेदारी लगातार बढ़ा रहे हैं। एक मिनट, DIIs तो पहले भी विप्रो खरीदते रहे हैं, पर स्टॉक ने सालों से कोई खास रिटर्न नहीं दिया है। तो इस बार ऐसा क्या अलग है कि हमें इस पैटर्न पर भरोसा करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। इस बार दो बातें अलग हैं। पहली, ये हैंडओवर तब हो रहा है जब स्टॉक अपने कई सालों के निचले स्तर के करीब है। ये अधीर निवेशकों मतलब FIIs से धैर्यवान निवेशकों मतलब DIIs के हाथों में स्टॉक का ट्रांसफर है। और दूसरी बात, दूसरी और ज्यादा महत्वपूर्ण बात, कंपनी के फंडामेंटल्स में जमीनी स्तर पर सुधार के संकेत हैं। मैन्युफैक्चरिंग और एनर्जी सेक्टर में मिली नई बड़ी डील्स स्टॉक को एक आधार दे रही हैं जो पहले नहीं था। ऐसा लगता है कि जितनी भी बुरी खबरें थी वो पहले से ही कीमत में शामिल हो चुकी हैं। तो ये एक तरह से बॉटम फिशिंग हुई। बिल्कुल, विप्रो में निवेश करना बॉटम फिशिंग जैसा ही है। यह ओनिता अनुसाम को सब्जी मंडी में खरीदारी करने जैसा ही है। सबसे अच्छी सब्जी तो सुबह ही बिक जाती है, लेकिन अगर आप सब्र से इंतजार करें तो दिन के आखिर में आपको बहुत सस्ते दामों पर कुछ अच्छा मिल सकता है, अगर आपकी किस्मत अच्छी हो तो। जोखिम ज्यादा है, लेकिन अगर दांव सही पड़ा तो इनाम भी बड़ा हो सकता है। एक टर्न अराउंड है। LTIM एक ग्रोथ स्टॉक है जो डिस्काउंट पर है, और विप्रो एक डीप वैल्यू कॉन्ट्रेरियन दाव है। लेकिन चार्ट्स और ऑप्शन डेटा क्या कह रहे हैं? क्योंकि अक्सर तकनीकी विश्लेषण हमें बताता है कि बड़े खिलाड़ी असल में कहां और कब दाव लगा रहे हैं। एकदम सही सवाल। फंडामेंटल बताते हैं क्या खरीदना है और तकनीकी विश्लेषण बताता है कब और कहां खरीदना है। और इस मामले में तकनीकी स्तर हमें साफ साफ बता रहे हैं कि बड़े निवेशक अपनी लक्ष्मण रेखा कहां खींच रहे हैं।
चलिए टेक महिंद्रा से शुरू करते हैं। टेक महिंद्रा इस पूरे आईटी पैक में सबसे मजबूत दिख रहा है। इस भारी बिकवाली के बावजूद ये अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज से ऊपर बना हुआ है। ये 200 दिन का मूविंग एवरेज इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? इसे आप किसी स्टॉक की लंबी अवधि की सेहत का थर्मामीटर समझिए। अगर कोई स्टॉक भारी बिकवाली में भी इस लाइन के ऊपर रहता है तो इसका मतलब है कि लंबी अवधि के निवेशक अभी भी उसमें भरोसा बनाए हुए हैं और उसे गिरने नहीं दे रहे हैं। इसका तत्काल सपोर्ट 1527 रुपए पर है, लेकिन जो मुख्य खरीद का क्षेत्र है वो 1434 से 1450 के बीच है। और ऑप्शन डेटा? ऑप्शन डेटा में भी 1600 रुपए की पुट पर भारी ओपन इंटरेस्ट है, जो दिखाता है कि ट्रेडर्स इस स्तर के नीचे इसे जाने नहीं देना चाहते। ये एक क्लासिक शॉर्ट कवरिंग का उम्मीदवार है। और LTI माइंट्री जो काफी टूट चुका है, उसके चार्ट्स क्या संकेत दे रहे हैं? LTI का चार्ट एक फॉलिंग वेज पैटर्न बना रहा है। ये एक तकनीकी पैटर्न है जो अक्सर बताता है कि बिकवाली का दबाव अब खत्म हो रहा है और एक तेज उछाल आ सकता है। इसका RSI यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स 33 के पास है। RSI 33, ये सुनने में बहुत टेक्निकल लगता है। आम भाषा में इसका मतलब क्या है? ये हमें बाजार के मूड के बारे में क्या बताता है? बिल्कुल, RSI को आप किसी स्टॉक के ओवरहीट या ओवर कोल्ड होने का मीटर मान सकते हैं। जब RSI 30 के करीब चला जाता है तो इसका मतलब है कि स्टॉक ओवरसोल्ड हो गया है, मतलब उसमें जरूरत से ज्यादा बिकवाली हो चुकी है और अब यहां से एक उछाल की संभावना बढ़ जाती है। अच्छा। और सबसे जरूरी बात, इसका पुट कॉल रेशियो मतलब PCR 0.56 तक गिर गया है। PCR 0.56? ये फिर से एक नंबर है। ये हमें ट्रेडर्स की मानसिकता के बारे में क्या बताता है? इसे बाजार में डर का मीटर समझिए। जब यह अनुपात 1 से बहुत नीचे चला जाता है, जैसे अभी 0.56 पर है, तो इसका मतलब है कि ज्यादातर लोग बाजार के और गिरने पर दांव लगा रहे हैं। वे बुरी तरह डरे हुए हैं और बाजार का एक नियम है, जब डर अपने चरम पर होता है तो अक्सर बाजार वहीं से पलटता है। समझ गई। और आखिर में विप्रो, ये तो आज 52 वीक्स के निचले स्तर पर पहुंच गया। हाँ, इसका तकनीकी रुझान साफ तौर पर मंदी का है, लेकिन आज इसमें जो भारी वॉल्यूम देखा गया है वो कैपिचुलेशन का संकेत हो सकता है। आपने एक शब्द इस्तेमाल किया, कैपिचुलेशन। इसका क्या मतलब है? कैपिचुलेशन का मतलब है हार मान लेना। ये वो पल होता है जब छोटे या डरे हुए निवेशक इतना नुकसान देख चुके होते हैं कि वो हिम्मत हारकर अपना सारा स्टॉक बेच देते हैं, चाहे कीमत कितनी भी कम क्यों ना हो। वे सोचते हैं कि अब और नहीं सह सकता, बस इसे बेचकर बाहर निकलो। और अक्सर यही बॉटम होता है। विडंबना यही है कि अक्सर यही वो पॉइंट होता है जहां से बाजार में बॉटम बनता है और बड़े खिलाड़ी खरीदारी शुरू करते हैं। विप्रो का सपोर्ट 210 रुपए पर है, जहां सबसे ज्यादा पुट राइटिंग हुई है, और इसका ऑप्शन डेटा भी LTIM जैसा ही है, जो बिकवाली की थकावट का संकेत दे रहा है। बहुत बढ़िया। तो कुल मिलाकर हम ये देख रहे हैं कि बाजार में दो दुनियाएं चल रही हैं। एक दुनिया रिटेल निवेशकों की है जो हेडलाइंस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं और डर में बेच रहे हैं, और दूसरी दुनिया संस्थागत निवेशकों की है जो इस बिकवाली को एक बड़े डिस्काउंट सेल की तरह देख रहे हैं और शांत रहकर अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स अपनी शॉपिंग कार्ट में डाल रहे हैं। संक्षेप में अगर हम एक रणनीति बनाएं तो वो कुछ इस तरह होगी। टेक महिंद्रा एक आक्रामक खरीद का मामला है, यह एक स्पष्ट टर्नअराउंड लीडर है और तकनीकी रूप से सबसे मजबूत दिख रहा है। LTI माइंट्री में गिरावट पर खरीदने की रणनीति अपनाई जा सकती है। यह एक उच्च विकास वाली कंपनी है जो अभी अस्थायी समस्याओं के कारण छूट पर उपलब्ध है। और विप्रो, वो एक शुद्ध कॉन्ट्रेरियन दाव है, यहाँ धैर्य की जरूरत होगी। और इस पूरी कहानी में वो कौन सा एक डेटा पॉइंट है जिस पर हमें सोमवार को नजर रखनी चाहिए, जो हमें बताएगा कि हवा का रुख बदल रहा है या नहीं? वो है DIIs का कैश फ्लो। पिछले 2 सत्रों में जब FIIs बेच रहे थे, तब DIIs ने IT सेक्टर में लगभग 1200 करोड़ रुपए की शुद्ध खरीदारी की है। वे इस पूरी बिकवाली को सोख रहे हैं। अगर सोमवार सुबह टेक महिंद्रा और LTI माइंट्री शुक्रवार के अपने क्लोजिंग प्राइस पर या उसके ऊपर टिके रहते हैं, तो यह एक बहुत मजबूत संकेत होगा। क्या संकेत होगा? संकेत ये होगा कि घरेलू स्मार्ट मनी ने बाजार को संभाल लिया है और बिकवाली का सबसे बुरा दौर शायद खत्म हो गया है। तो ये था हमारा आज का विश्लेषण। हमने देखा कि कैसे डर और अवसर एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और वे एक साथ बाजार में मौजूद हैं। हमने ये भी समझा कि हेडलाइंस के पीछे छिपे डेटा, चाहे वो शेयर होल्डिंग पैटर्न हो, तकनीकी स्तर हो या ऑप्शन चेन, उनको पढ़ना क्यों जरूरी है। ये हमें बताता है कि बड़े खिलाड़ी क्या सोच रहे हैं, न कि भीड़ क्या कर रही है। और जाते जाते
एक विचार आपके सोचने के लिए छोड़ जाता हूं। हमारी आज की पूरी चर्चा का केंद्र लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स थे, जिन पर अमेरिकी खबरों का सीधा और सबसे ज्यादा असर पड़ता है। लेकिन क्या हमने मिड कैप आईटी स्टॉक्स जैसे परसिस्टेंट सिस्टम्स या कोफोर्ज के बारे में सोचा है? ये एक दिलचस्प सवाल है। उनकी कहानी क्या अलग हो सकती है? भारत अमेरिका ट्रेड डील की जो खबरें चल रही हैं, क्या उनका उन पर कोई अलग या ज्यादा सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है? क्योंकि वे अक्सर ज्यादा घरेलू या फिर विशिष्ट क्षेत्रों पर केंद्रित होते हैं। और क्या वे इस मौजूदा उथल-पुथल से दूर ज्यादा तेजी से उभर रहे हैं? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है जिस पर आगे सोचा जा सकता है, क्योंकि हो सकता है कि असली मौका वहां छिपा हो जहां किसी की नजर नहीं है।